नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है कि हम आप सबों के बीच उपस्थित हैं और उपस्थित ही नहीं बल्कि आपके यहाँ यदि कोई बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाला है तो आज से मैं प्रारंभ कर दिया हूँ उनके लायक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बौछार। इसके चलते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे कि ताकि टोटल नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मैट्रिक के 2023 के विद्यार्थी इस बात पर गौर करेंगे कि अपने अपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि प्रत्येक दिन उनके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचते रहे और अपने घर बैठ कर के स्टडी करते रहें। तो चलते हैं, आज हम बायोलॉजी विषय का सबसे पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप लोग रेडी हो जाएं, कॉपी कलम ले लें और निकालें। इसका पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है? इसका जवाब होगा पत्ती में। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? तो 20 ग्राम। इसका आंसर होगा 20 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? उसका आंसर होगा श्वसन। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल में। मानव हृदय में कितने बेस में समझते हैं? कितने चेम्बर, बेस में या कोष्ठ होते हैं? तीनों का जवाब होगा 4 बेस में होते हैं। कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितने बेस में होते हैं या कितने कोष्ठ होते हैं या कितने चेम्बर होते हैं, तो इस सब का जवाब होगा 4, है ना, यानी 4 बेस में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है पौधा में भोजन बनती है और भोजन बनने के फलस्वरूप उसमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि ग्लूकोज की प्राप्ति होती है लेकिन उपोत्पाद के रूप में उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलता है। यदि पता चलता है, आपका क्वेश्चन मिलता है कि उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो उसमें आप ऑक्सीजन देंगे, O2 गैस देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की, ऐसे बुलाएंगे नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? जब दूध से दही जमता है तो उसमें कौन क्रिया के माध्यम से दूध से दही बनता है? दूध से दही का जमना, याद रखेंगे, दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए कि रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि जो परिवर्तन हो जाता है वह पुनः अपने रूप में नहीं आता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, बन गया दही तो फिर दूध नहीं बन सकता है। पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ से फिर पानी बन सकता है, लेकिन इसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन दूध से दही का बनना, यह जो है सो रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए कि परिवर्तन होने के बाद फिर दूध वह नहीं बन सकता है। चलें दोस्तों, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें लिखना है कि किण्वन क्रिया होती है। किण्वन के द्वारा फर्मेंटेशन होता है उसमें, है ना। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव के शरीर में डायलिसिस की थैली है, इसका नाम है नेफ्रॉन। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली के श्वसन अंगों का नाम क्या है? या मछली किस अंग से सांस लेती है? तो उसका आंसर होगा गिल्स। गिल्स का हिंदी होता है गलफरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो उसका साफ जवाब है कि उसका रंग हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आप जानते हैं कि वो सेप्रोफाइटिक प्लांट है और कवक जब भी जन्म लेता है तो मृत जगहों पर जन्म लेता है, इसलिए उसमें जो है सो मृतजीवी पोषण होता है। जो मर जाते हैं, जैसे प्लांट कोई पार्ट्स पर ही जो है सो कवक की पैदाइश होती है। आप लोग सब कवक समझ रहे होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है?
रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा पुराने जाइलम में। रक्त क्या है? रक्त को हिंदी में हम लोग खून भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं और शुद्ध रूप से रक्त कहते हैं उसको। तो याद रखेंगे, या रुधिर भी कहा जाता है उसको। पूछे परीक्षा में कि रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है। अब पूछे कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करके रखता है, रक्त के माध्यम से ही एक दूसरा से वो कनेक्ट होकर रहता है, इसलिए उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। चलें, सांस लेने और छोड़ने क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बुलाएंगे नहीं आप? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? रक्त में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग बनता है? उस रोग का नाम है एनीमिया। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? तो उसका आंसर होगा आपको 120 mmHg। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव, टोटल क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं आज, और आज से आप लोग सब तैयार हो जाओ मेरे क्वेश्चनों का जवाब जानने के लिए। आप तो क्वेश्चन है कि मानव हृदय का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जिसका नाम है, पहला तो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों के पहले सेट में पाए जाते हैं, वो स्वयं उसमें उपस्थित रहते हैं, और वायुमंडल से CO2 गैस आता है, और फिर सूर्य का प्रकाश आता है। तो रहेगा आपको पहला में ए ऑप्शन रहेगा आपका क्लोरोफिल, बी में रहेगा CO2, 3 में रहेगा, सी में रहेगा आपका सनलाइट, और चौथा में रहेगा जिसको डी कहेंगे हम लोग, उसमें रहेगा उपयुक्त सभी, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे उपयुक्त यदि सभी है तो आपके लिए तीनों जरूरत है, क्लोरोफिल, CO2 और सनलाइट, तीनों रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसके चलते आप लिखेंगे उपयुक्त सभी। चलें दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? प्रश्न इसको घुमा के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो उसके लिए आप जवाब में लिखेंगे तिलचट्टा में। तिलचट्टा को इंग्लिश में हम लोग कॉकरोच कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? उसका जवाब है लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। लीवर को हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत आप हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो गरम मशीन है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मछली के हृदय में अर्थात हार्ट में, मछली के हार्ट में कोष्ठकों की संख्या, कोष्ठक हम मनुष्य वाला में बताए थे आप लोगों को, ऊपर में इसके ऊपर में क्वेश्चन बताए थे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक हैं, कोष्ठ हैं, वेश में हैं या चेंबर हैं? तो 4 परत है और मछली में 2 होते हैं। आप इसे भूलेंगे नहीं, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई पूछ सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में आपको बताए थे हम उस वक्त भी कि उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है, तो जिसका नाम ऑक्सीजन गैस हो गया, O2 गैस निकलता है, और वो वायुमंडल में चला जाता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? हम लोग जो खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसका डाइजेशन होता है, तो उसमें सबसे भोजन का पाचन क्रिया के अंतिम स्टेज, यानी भोजन उसके बाद अब कोई क्रिया उसका बाकी नहीं था भोजन के पचने का न। जैसे भोजन जब हम लोग मुंह में डालते हैं तो वहाँ से लार निकलती है, उसको चबाते हैं, एक क्रिया हुआ, उसको चिबाना, दूसरा कुतरना, ऐसे प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर अंदर जाता है, फिर उसको हिलाना, डुलाना, मिलाना, ऐसे करते करते फिर उसके पूरे पोषक तत्वों को निकाल लेना, यानी पाचन। अब उसमें कुछ बचता नहीं है। यह अंतिम क्रिया कहाँ होती है? इसका क्वेश्चन बनता है कि पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब जो होगा आपको होगा छोटी आंत में। आमाशय के अग्रभाग क्या कहलाता है? आमाशय के अग्रभाग क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा कार्डियक। चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? चाइल क्या होता है?
जब भोजन हम लोग करते हैं और भोजन जो पच जाता है और पचने के बाद एकदम अंतिम स्टेज तक जो पहुंचता है उसको हम लोग चाइल्स कहते हैं, चाइल कहते हैं। तो चाइल का अब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जो लाल ग्रंथि होते हैं? आप जानते हैं कि लाल ग्रंथि मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी होते हैं। इसका जवाब होगा 3 जोड़ी। ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। तो मैं क्लास 10th का जय प्रकर्म पोषण जो पढ़ना है आप लोग को, न्यूट्रिशन, उसमें जो है उसका ओनली ऑब्जेक्टिव को मैं बताया। और फिर अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। और फिर तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप याद रखेंगे सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है इस विषय में यहाँ तक के, तो आप हमसे 99-310-020-31 पर संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।